हरिओम। आज हम आपके साथ एक विशेष विषय पर चर्चा करेंगे। इस कोरोना काल में संपूर्ण विश्व ने देखा कि एलोपैथी की कुछ लिमिटेशंस हैं। लगभग 1 लाख लोगों की मृत्यु तो कोरोना से भारत में ही हो चुकी है। ऐसे की बात की जाए तो संपूर्ण विश्व में 10 लाख से अधिक काल के ग्रास मिल चुके हैं। अमेरिका में ही जो इटली, अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड जो एलोपैथ के मूलभूत राष्ट्र माने जाते हैं, जनक माने जाते हैं, जहां टॉप मोस्ट मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, बहुत धाराशायी हो गई इस कोरोना काल में। क्या कारण है? आज संपूर्ण विश्व इस बात को स्वीकार करने पर बाध्य है कि एलोपैथ की कुछ लिमिटेशंस तो हैं। कहीं आवश्यकता अन्य पैथीज की है। ऐसा क्या है कि संपूर्ण विश्व में सबसे कम डेथ रेट, मृत्यु दर भारत की है। 60 लाख से अधिक लोग संक्रमित होने के बावजूद जो डेथ रेट है वो न्यूनतम है पूरे विश्व में। इसका एक बड़ा कारण लोग भारतीयों की इम्यूनिटी को मानते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता को मानते हैं। परंतु ये रोग प्रतिरोधक क्षमता कोई बैंक बैलेंस नहीं है जिसे व्यक्ति ने इकट्ठा करके रखा हुआ है और समय आने पर उसको खर्च कर सकते हैं। ये प्रतिदिन का आपका बैंक बैलेंस है। लंबे काल तक जब आप नियमित दिनचर्या का पालन करते हैं, कौन सी दिनचर्या का पालन करते हैं? यौगिक दिनचर्या का पालन करते हैं। इसको हम आज इस दृष्टिकोण से देखेंगे कि विश्व स्वास्थ्य का सर्वोत्तम विकल्प क्या है। WHO, UNO, आज उनकी क्या भूमिका है? उनका प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं। वो संस्थाएं जो संपूर्ण विश्व का नेतृत्व किया करती थी, वो आज प्रश्न के घेरे में हैं। उन संस्थाओं से जिनको पूरी दुनिया को आशाएं थी, आज वो संस्थाएं कहीं दिखाई नहीं देती हैं। और आज संपूर्ण विश्व का नेतृत्व इस कोरोना काल में भारत कर रहा है, अपनी जीवन पद्धति के साथ कर रहा है, अपनी यौगिक आहारचर्या के साथ कर रहा है। आज संपूर्ण विश्व इस वैश्विक हेल्थ की तलाश में है। आज हम उसका उत्तर खोजते हैं। यदि एलोपैथी में लिमिटेशंस हैं तो हम क्या करें ऐसा कि हम विश्व स्वास्थ्य को प्राप्त कर पाएं और वो भी प्रमाणिक दृष्टिकोण से प्राप्त कर पाएं। इन दिनों में, इन महीनों में, कोरोना काल में गूगल्ड वर्ड यदि सबसे अधिक प्रभावी कोई शब्द हैं तो वह जिसे गूगल किया गया, बार बार लोगों ने खोजने का प्रयास किया, उन शब्दों की बात करेंगे तो वो कोरोना शब्द आएगा। और दूसरा बड़ा शब्द जिसे दुनिया ने खोजने का प्रयास किया वह इम्यूनिटी है। और तीसरा बड़ा शब्द है इंटीग्रेटेड मेडिसिन। संपूर्ण विश्व में डॉक्टर्स, बड़े बड़े साइंटिस्ट, विशेषज्ञ, विश्व स्वास्थ्य की चर्चा करने वाले लोग आज एक ही चिंतन कर रहे हैं कि क्या चिकित्सा पद्धति संपूर्ण विश्व अपनाए। तो दोस्तों, संपूर्ण विश्व के स्वास्थ्य की जो वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति है उसमें ऐसा नहीं कि एलोपैथी के अतिरिक्त कोई चिकित्सा पद्धति है। एलोपैथ भी उसमें समाहित है। जो पेशेंट है, जो रोगी है, उसको बेचारा बनाकर किसी एक पैथी के हाथों में नहीं छोड़ दिया जाता। भैया एलोपैथ कह रहा है कि हमारे पास कोई मेडिसिन नहीं है, परंतु आप हॉस्पिटल एडमिट हो जाओ, आपको हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देंगे, यदि आप बच गए तो बच गए, नहीं तो मृत्यु आपकी स्वीकार करो।
परंतु दूसरी तरफ आयुर्वेद कह रहा है कि हमारे पास परम श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी महाराज कह रहे हैं हम इस वायरस के साथ लड़ सकते हैं, योग के माध्यम से, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से हम उसको जीत सकते हैं। एंड पतंजलि योगपीठ इज हैविंग मोर देन 600 to 3000 एविडेंस विद देम। आयुष के पास आज हजारों लोगों के एविडेंस बेस डॉक्यूमेंटेशन है कि आयुष योग प्रोटोकॉल का पालन करते हुए, आयुष काढ़ा का प्रयोग करते हुए लोग स्वस्थ हुए। हजारों लोगों के ऐसे प्रमाण हैं जो कोविड-19 से पीड़ित हुए, कोरोनिल आयुर्वेद टेबलेट्स का प्रयोग किया और वह स्वस्थ हो गए। हम उसे प्रमाण के रूप में कैसे स्वीकार नहीं कर सकते? कैसे नजरअंदाज कर देगा संपूर्ण विश्व इस बात को लेकर? एक उत्सुकता, एक जागरूकता योग और आयुर्वेद के प्रति पूरे विश्व में बनी। कहा जाता है कि लगभग 50 करोड़ लोग जनवरी तक योग किया करते थे संपूर्ण विश्व में। आज उनकी संख्या संपूर्ण विश्व के 700 करोड़ लोगों में से लगभग 250 से 300 करोड़, लगभग आधी जनता योग को गाय बगाए कर रही है और नियमित रूप से योग करने वालों की संख्या 200 करोड़ तक है, जिन्होंने इसको अपने जीवन शैली के रूप में स्वीकार किया है। क्या कारण है कि लोग इंटीग्रेटेड मेडिसिन की ओर आगे बढ़ रहे हैं? आज यदि पतंजलि योगपीठ की बात करें तो पतंजलि योगपीठ में भी हम एविडेंस बेस्ड रिसर्च की बात करते हैं। मैं यदि यूं कहूं कि पतंजलि योगपीठ भी इंटीग्रेटेड मेडिसिन का एक अद्भुत पैमाना है तो कहीं कोई दो राय नहीं हो सकते, क्योंकि हम मॉडर्न मेडिसिन की यदि ट्रीटमेंट पैथी को इस्तेमाल नहीं करते, परंतु हम उसके डायग्नोस सिस्टम को तो इस्तेमाल करते हैं। हम ब्लड की पैथोलॉजी रिपोर्ट तो मॉडर्न साइंस के दृष्टिकोण से देखते हैं। एक्सरे तो हम भी देखते हैं, वैद्य जी हमारे भी अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, एमआरआई करवाते हैं। अर्थात कहीं परहेज नहीं है। द बेस्ट ऑफ वेस्ट एंड बेस्ट ऑफ ईस्ट शुड मीट टुगेदर, शुड कंबाइन टुगेदर, ए ब्लेंड ऑफ बोथ दी knowledge of both should come and should work for the benefit of the patients. सिस्टम में जहां योग, आयुर्वेद को, एक्यूपंक्चर को, पोषण को, डाइट को, योग को कंप्लीमेंट्री अल्टरनेट मेडिसिन कैम के रूप में स्थापित किया गया। CAM, कॉम्प्लीमेंट्री अल्टरनेट मेडिसिन के रूप में माना गया है। ये पोषण आधारित जो उपचार पद्धतियां हैं, जो एक्यूपंक्चर है, योग है, एक्यूप्रेशर है, केवल मात्र ये गिने चुने नाम ही इसमें सम्मिलित नहीं है। इसमें बहुत नाम है। यदि मैं इसकी लिस्ट गिनने लग जाऊं तो एक बहुत बड़ी लिस्ट आपको दिखाई देगी। इसमें रतन चिकित्सा, मूत्र चिकित्सा, हर्बोलॉजी, औषधीय पौधों के द्वारा चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा, ऑक्सीजन थेरेपी, ओजोन थेरेपी, होम्योपैथी, अरोमा थेरेपी, लोक चिकित्सा, आयुर्वेद चिकित्सा, तिब्बत चिकित्सा, चीनी चिकित्सा, एक्यूपंक्चर, ऑस्टियोपैथी, कीरोप्रैक्टिक। आप कीरोप्रैक्टिक एक स्ट्रक्चर इम्बैलेंस को कैसे जल्दी ठीक कर सकता है, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। पंचकर्म, षटकर्म, एक्यूप्रेशर, रिफ्लेक्सोलॉजी, स्पर्श चिकित्सा, ट्रैगर, रोजिन विधि, प्रायोगिक शेन थेरेपी, रेकी, ब्रीमा, एरिका, हाइड्रोथेरेपी, सुआना, मार्शल आर्ट्स, आइकिडो, ताइची,
नृत्य थेरेपी, हंसी थेरेपी, लाफ्टर योगा, संगीत थेरेपी, ध्वनि थेरेपी, बिब्लियोथेरेपी, कला थेरेपी, वर्ण थेरेपी, पशु चिकित्सा प्रणाली, पोल्ट्री थेरेपी, स्वास्थ्य के लिए स्पर्श चिकित्सा, ये अपने आप में बहुत बड़ा, ये जो पैथीज हैं इनका सांस्कृतिक और ऐतिहासिक बेस है। आज मैं आपको इस दृष्टिकोण से आपके साथ चर्चा करना चाहता हूं कि कोविड-19 ने संपूर्ण विश्व के सामने एक प्रश्न खड़ा किया, क्या एलोपैथ हर रोग की समस्या का समाधान है? उत्तर आया नहीं है। कैंसर से आज भी लोग मर रहे हैं। 40 वर्ष पुरानी एड्स की जो समस्या है, आज भी उससे लोग मर रहे हैं। कोई दवाई नहीं है एलोपैथ के पास। एलोपैथ का कोई विकल्प की हम बात नहीं कर रहे, परंतु एलोपैथी की एक पूरक कुछ चिकित्सा पद्धति होनी ही चाहिए। इस बात को आज सारी दुनिया स्वीकार कर रही है। जहां एलोपैथी की आवश्यकता है, हमें पता है इमरजेंसी ट्रीटमेंट होगी, सर्जरी करवानी होगी, कोई एक्सीडेंटल कॉज आ जाएगा, एलोपैथ का उपयोग करना ही पड़ेगा। परंतु जहां जीवन की अन्य रोगों की बात आएगी, हमने कहा कि रोगों में बड़े कारण एक्सीडेंटल, सर्जिकल कोई काज आ गया, वहां तो एलोपैथ को ही स्वीकार करना होगा। परंतु यदि हम बात करें मोटे तौर पर रोग कितने प्रकार से हमारे जीवन में आते हैं, तो हम पाएंगे कि जीवन में रोग मोटे तौर पर 3 प्रकार से हमारे जीवन में आते हैं। एक जो जेनेटिक कॉज से आते हैं, माता पिता को कोई रोग था, उन्हें बीपी था, बच्चों को बीपी हो गया। माता पिता को हृदय रोग था, उनको हृदय रोग हो गया। कैंसर था, कैंसर हो गया। तो पहला बड़ा कारण हमने कहा जेनेटिक रोग। एक बहुत बड़ा कारण है कि कोई एक्सीडेंट हो गया, उसकी चिकित्सा कैसे करें? शरीर में मान लिया 6 उंगलियां हो गई, मुंह, दोनों हाथ मिले हुए आ गए, 2 बच्चे पैदा हुए, एक साथ जुड़े हुए पैदा हो गए, तो उसमें और कुछ नहीं कर सकते, उसमें आपको सर्जिकल ट्रीटमेंट करवाना ही होगा। परंतु जेनेटिक डिसऑर्डर्स में, जीन्स में क्या करेगी एलोपैथ, मुझे समझ में नहीं आता। वो तो मानते हैं कि जेनेटिक यदि कोई डिसऑर्डर है तो वो तो जीन्स में आ चुका है, उसका कोई इलाज नहीं है। परंतु योग, आयुर्वेद और अन्य चिकित्सा पद्धतियां इसे स्वीकार नहीं करते। दूसरा कारण हमने कहा कि कोई सर्जिकल कॉज हो गया, और तीसरा कारण मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। आपके सेल्स टूटते हैं और बनते हैं, चय और अपचय चलता रहता है। कुछ सेल्स 24 घंटे में टूटते हैं, कुछ घंटों में टूट जाते हैं, कुछ कई दिनों में टूटते हैं। इसका बड़ा उदाहरण, यदि मैं एक स्पष्टता के साथ इस पूरे अपने मुद्दे के साथ जुड़ा हुआ कोई उदाहरण दूं, तो वह उदाहरण एक WBC की बात करें तो 24 घंटे में टूट जाती है। रक्त कणिकाओं में एक सफेद रक्त कणिका होती है, एक लाल रक्त कणिका होती है। श्वेत रक्त कणिका 24 घंटे में टूटकर डेड होकर बाहर चल जाती हैं, और जो रेड सेल्स हैं, लाल रक्त कणिकाएं हैं, वह 3 महीने के तक नहीं टूटती हैं, 3 महीने के बाद समाप्त होती हैं। अभी आप देखेंगे कि यदि हम ब्लड की बात करें तो उसमें 55% भाग प्लाज्मा का होता है और 44% भाग आरबीसी का होता है, और मात्र 1% व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स होते हैं। और ये व्हाइट ब्लड सेल्स, यही हमारी इम्यूनिटी के मूल तत्व हैं, और ये मात्र 24 घंटे पे टूट जाते हैं। तो आज हम इसके विज्ञान की आपके साथ चर्चा करेंगे। तो मैं बात कर रहा था कि रोगों के जो मूल कारण हैं, शरीर कटा फटा है, पैदा हो गया तो आपको
चिकित्सा करवानी पड़ेगी सर्जिकल। ये जेनेटिक डिसऑर्डर है तो क्या करें? यदि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, यदि आपको डायबिटीज हो गया, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, कैंसर हो गया, आर्थराइटिस हो गया, 80% रोग मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के कारण होते हैं, क्या समाधान है? एलोपैथ तो हाथ खड़ा कर देता है। लीवर का रोग हो गया, किडनी में डायलिसिस करवा लीजिए, कैरेटिन लेवल बढ़ गया, क्या कर लेंगे? कितनी बार करवाएंगे किडनी की डायलिसिस? उसमें समाधान क्या है? और चौथा बड़ा कारण रोगों का यदि हम बात करें तो वह वायरस और बैक्टीरिया हैं जो शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं और रोग कर देते हैं। आइए आज हम बात करते हैं जिस कारण आज हम ये विचार करने पर बाध्य हुए कि आखिर हमें क्यों एक संयुक्त चिकित्सा प्रणाली की आवश्यकता है। जहां एलोपैथ की आवश्यकता है हमें एलोपैथ का प्रयोग करना चाहिए, जहां आयुर्वेद की आवश्यकता है वहां आयुर्वेद का प्रयोग करना चाहिए, जहां योग की आवश्यकता है वहां योग करना चाहिए, जहां प्राकृतिक चिकित्सा की आवश्यकता है प्राकृतिक चिकित्सा, जहां एक्यूपंक्चर, जहां एक्यूप्रेशर की आवश्यकता है वहां उसका हम प्रयोग करें। परंतु हमारा मुख्य लक्ष्य होना चाहिए कि व्यक्ति स्वस्थ हो, पेशेंट की रक्षा, द सिक्योरिटी ऑफ द पेशेंट, सिक्योरिटी ऑफ द लाइफ ऑफ द पेशेंट इज आवर प्राइम ऑब्जेक्टिव एंड प्राइम एम। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज हम इसके ऊपर ही विशेष रूप से बात करते हैं। और आखिर ये बात क्यों हमारे सामने आती है, क्यों हमारे सामने ये विषय उभरा, तो हम बात करते हैं कि इम्यूनिटी के कारण हमें ध्यान में आया कि शरीर की रक्षात्मक शक्ति जो है, रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति जिसे इम्यूनिटी कहते हैं, वो क्या है। ध्यान में आया कि रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है, जो इम्यून सिस्टम है, वो हमारे शरीर को अंदर के वायरस, प्रोटोजोआ, माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, उनसे तो बचाता ही है, बाहर के उन तत्वों से भी हमारी रक्षा करता है। ऐसा नहीं कि हमारे आसपास बैक्टीरिया नहीं है, चाहूं और बैक्टीरिया हैं साहब। इसमें यदि हम एक थेरेपी को शामिल नहीं करें तो हम इंटीग्रेटेड मेडिसिन की बात ही नहीं कर सकते, और वह है यज्ञ चिकित्सा पद्धति। आने वाला समय एरोमा का समय है, आने वाला समय होलिस्टिक ट्रीटमेंट का समय है, आने वाला समय मंत्र चिकित्सा का समय है, आने वाला समय यज्ञ चिकित्सा का समय है, होलिस्टिक वे ऑफ ट्रीटमेंट। एक लक्ष्य स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रश्नम चह। हमें स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करनी, और जो व्यक्ति बीमार हो चुके हैं उनको कैसे जल्दी से जल्दी स्वस्थ किया जाए, हमें उसकी कल्पना करनी है। दोस्तों मित्रों, आज हम जिस बात को लेकर आपके साथ गंभीर चिंतन कर रहे हैं, वह शब्द जो इस हम सबको प्रेरित कर रहा है कि हम वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं पूरक चिकित्सा पद्धति की। जो लोग ये कहते हैं कि अल्टरनेट मेडिसिन थेरेपी है, योग, आयुर्वेद, मैं उनको बात को नकारता हूं। साक्ष्यों पर आधारित यह चिकित्सा पद्धति, यह पूरक चिकित्सा पद्धति है। वर्तमान कालखंड में जो चिकित्सा पद्धति है ये अधूरी है, इसकी अपनी लिमिटेशंस हैं साहब, और ये हमें हृदय से स्वीकार करना पड़ेगा। जैसे हम ये मानते हैं आयुर्वेद की, योग की एक लिमिटेशन है, वह इमरजेंसी में काम नहीं करेगी, हम इस बात को हृदय से स्वीकार कर रहे हैं। ऐसे ही मेरे एलोपैथी के डॉक्टर्स को भी स्वीकार करना होगा। मैं करनाल के हमारे आदरणीय डॉक्टर मनोज मित्तल जी को, जो हमारे बाल रोग विशेषज्ञ हैं, जो स्वयं एक एमडी डॉक्टर होने के कारण, एमबीबीएस एमडी होने के बावजूद, जिनके बेटा भी अभी एमबीबीएस कर रहा है, परंतु उनके मूल में जहन में क्लियरिटी है कि मैं एलोपैथ में एक लिमिटेशन है। करनाल से मैं जानता हूं एक हमारे साथी हैं डॉक्टर प्रवीण गर्ग, बहुत अच्छे सर्जन है साहब, परंतु वह इस बात को स्वीकार करते हैं कि एलोपैथ की एक लिमिटेशन है, हमें आयुर्वेद का प्रयोग करना पड़ेगा, हमें योग का प्रयोग करना पड़ेगा।
मैं आप सबसे आह्वान करता हूं जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, इसके साथ जो लोग नहीं जुड़े हैं उनसे इस बात को पूछिएगा। जो हेल्थ के साइंटिस्ट हैं, जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं, उनसे पूछिएगा आखिर क्या आवश्यकता नहीं है कि क्या हमें पूरक चिकित्सा के रूप में अन्य पैथीज को स्वीकार करना चाहिए या नहीं। वो स्वयं योग करेंगे, आयुर्वेद करेंगे, परंतु बाहर इस बात की गणना नहीं करेंगे। एक एलोपैथिक डॉक्टर ये स्वीकार करता है कि योग करना चाहिए, प्राकृतिक चिकित्सा जीवन पद्धति को अपनाना चाहिए, एलोपैथी की कोई भी मेडिसिन उसका साइड इफेक्ट है स्वीकार करेगा, परंतु बाहर कहेगा नहीं साहब। इतना डर है विदेशी मानसिकता का, विदेशी चिकित्सा का, इतना भय आक्रांत है हमारा पूरा स्वास्थ्य विभाग। यदि मैं बात करूं, मैं भारत सरकार से भी कहना चाहूंगा 97% यदि आप बजट देते हैं तो एलोपैथ को देते हैं। समय आ चुका है कि आप आयुर्वेद को, योग को, एक्यूप्रेशर को, प्राकृतिक चिकित्सा को सम्मान दें और उसके बजट को कम से कम नहीं तो 20%, 25% का लक्ष्य दें। हम लोगों को बीमार होने के बाद उनको डायलिसिस की मशीन लगी है या नहीं, होनी चाहिए, आवश्यकता है। प्लाज्मा थेरेपी की आवश्यकता पड़ेगी, मानता हूं। वेंटिलेटर की आवश्यकता है, हमें भागदौड़ कर हजारों वेंटिलेटर्स हमने बना दिए हैं, परंतु क्या हम ये बात को नहीं स्वीकारेंगे कि व्यक्ति जो बीमार नहीं है वो व्यक्ति स्वस्थ रहे सारी जिंदगी, वो बीमार ना हो। किसी ने सोचा कि 4 महीने के लिए लॉकडाउन कर दिया, कौन सा ऐसा तत्व था जिसने डायबिटीज के रोगियों को, आर्थराइटिस के रोगियों को, ब्लड प्रेशर के, हृदय के रोगियों को किसने बचाए रखा। हॉस्पिटल बंद थे, एक भय का वातावरण बना हुआ था। मुझे इस बात कहते हुए गौरव है कि परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज इन सब व्यवस्थाओं में लोगों को भय मुक्त करने का उन्होंने कार्य किया। सबसे बड़ा रोग स्ट्रेस है, सबसे बड़ा रोग तनाव है, एंजाइटी है, उससे इम्यूनिटी कम होती है। लोग भयभीत थे, परंतु सबके बीच में संबल बनकर आया योग, तो सबके बीच में संबल बनकर आया आयुर्वेद, संबल बनकर आई कोरोनिल टेबलेट। आज कोरोनिल के विषय में बहुत से लोग चर्चा करते हैं, परंतु कोरोनिल ने हजारों लोगों की जान बचाने का काम किया है। वर्तमान काल में यदि मैं उसको संजीवनी बूटी का नाम दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस बात को आपके साथ इसलिए इस दृष्टिकोण से साझा कर रहा हूं, आप और आपके आसपास यदि किसी को कोई रोग है या होने का कोई भय है, यदि फ्लू है, कोविड है, आप उस संशय में पड़े हुए हैं, तो भैया कोरोनिल ले लीजिए, नस्य करिए, नेति का प्रयोग करिए, योग करिए, कपालभाति, अनुलोम विलोम करिए। आप स्वस्थ जीवन पद्धति को जिए, हरी सब्जियों का प्रयोग करें, गर्म पानी पिएं, धूप में बैठिए, आपका जीवन भी स्वास्थ्य के साथ जुड़ जाएगा, स्वास्थ्य परक होगा आपका जीवन। तो अभी हमने इस पहले कालखंड में आपके साथ जो चर्चा की, वह चर्चा बहुत दृष्टिगत थी, बहुत क्लियर थी कि क्या इंटीग्रेटेड मेडिसिन की आवश्यकता है। तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि एलोपैथ की भी आवश्यकता है, परंतु एलोपैथ ही केवल मात्र हमारी चिकित्सा पद्धति नहीं हो सकती। एलोपैथी इज नॉट द एवरीथिंग, एलोपैथ इज हैविंग अ लिमिटेशन, and we have to incorporate other pathies also for the sake of the health of the patient, for the sake of the security of the patient, for the sake of patient benefits, for the sake of patient safety. We have to use the evidence-based medicine of Ayurveda. We have to use the evidence-based medicine of the yoga, the naturopathy, the acupuncture, the acupressure. We have to use यज्ञ थेरेपी। जिस घर में यज्ञ होता है वहां का वायरल लोड 90 से 99% तक कम हो जाता है यदि वहां गाय के उपलों से यज्ञ किया जा रहा है, औषधीय सामग्री से यज्ञ किया जा रहा है, नीम के पत्ते डाले जा रहे हैं, गिलोय डाली जा रही है, हल्दी डाली जा रही है, उसमें अश्वगंधा डाला जा रहा है। तो
वह औषधीय जब स्वरूप लेता है यज्ञ, तो वह 90% तक वायरल लोड आपके घर का कम कर देता है। आइए, जहां आवश्यकता है वहां एलोपैथ का प्रयोग करें, परंतु जहां आवश्यकता है योग और आयुर्वेद की, वहां उसका प्रयोग करें। यदि आप स्वस्थ हैं तो योग और आयुर्वेद को, प्राकृतिक चिकित्सा को अपनाएं और अपने आप को स्वस्थ रखें। और यदि आप पीड़ित भी हो गए हैं तो योग और आयुर्वेद आपका समाधान है। और यदि बहुत क्रिटिकल कोई कंडीशन आ गई है तो आप एलोपैथी की ट्रीटमेंट लीजिए, उससे भी परहेज ना कीजिए। यह है इंटीग्रेटेड मेडिसिन का फॉर्मूला। इसकी चर्चा हम आगे भी आपके साथ साझा करते हैं। अब मैं बात करना चाहता हूं वो है इम्यूनिटी की, कि वैकल्पिक इंटीग्रेटेड जो चिकित्सा पद्धति है, विश्व स्वास्थ्य का जो सर्वोत्तम उपाय है वो क्या है। तो अब हम बात करें, नेक्स्ट स्लाइड, कि एलोपैथ चिकित्सा और योग का यदि हम कॉम्बिनेशन करें तो दोनों अपनी जगह पर पूरक चिकित्सा पद्धतियां हैं, परंतु समय के साथ साथ जहां उसकी उपयोगिता है, यदि आप स्वस्थ हैं तो योग और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से आप सारी जिंदगी स्वस्थ रह सकते हैं। आयुर्वेद का सूत्र है साहब, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, और जो बीमार व्यक्ति है उसको शीघ्रता से स्वस्थ करना। हम प्रिवेंटिव मेडिसिन की क्यों बात नहीं करते, हम पॉजिटिव मेडिसिन की क्यों बात नहीं करते।